दोस्तों हिंदी वर्णमाला से 90% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की यह वीडियो लगभग आपके एग्जाम में 8 से 10 नंबर को कवर कराएगी। जब एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में अग्रस्वर बताओ कौन सा है, या अल्प प्राण महाप्राण बताओ, या समृत विव्रत बताओ, या घोष अघोष बताओ, तो हम क्या इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। एक पेन एक कॉपी उठाइए। अग्रस्वर पढ़ने वाले हैं, मध्यस्वर पश्च स्वर। इसके अलावा विव्रत क्या है, अर्ध विव्रत, समृत, अर्ध समृत। बहुत नॉर्मल सी ट्रिक, बहुत एकदम से आप कहोगे कि बिल्कुल कभी नहीं भूलने वाले। अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, अघोष क्या है, घोष क्या है, सब कुछ एकमात्र वीडियो में 20 मिनट के अंदर पूरा चित्रात्मक और पूरा डिटेल से हम व्याख्यात्मक समझाएंगे। तो चलिए यहां पर एक डिटेल नोट्स बनाइए और मेंटेन करिए अपने स्वर्णिम कलम से स्वर्णिम भविष्य को। यहां पर आपका जो चैप्टर नंबर है, यानी चैप्टर का जो नाम है, वो होना चाहिए स्वर वर्ण। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि स्वर वर्ण की जब भी बात होती है तो स्वर वर्ण को दो भागों में डिवाइड करते हैं। यानी अब हम जब भी देखते हैं कि भाई स्वर क्या है, तो स्वर दोस्तों होते हैं जो स्वतंत्र बोले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, स्वतंत्र बोले जाते हैं, वही स्वर है। स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो मैं कहता हूं कि 11 स्वर होते हैं और 33 जो होते हैं वो दोस्तों व्यंजन होते हैं। यहां पर स्वर जब डिवाइड होते हैं तो पहला डिवाइडेशन होता है कि स्वर जीव के प्रयोग के आधार पर और मुख द्वार खुलने के आधार पर। अब यही तो क्वेश्चन बनता है, 4 ऑप्शन दे देगा, कह देगा बताओ कि निम्न में समृत स्वर कौन सा है। अब बच्चा कंफ्यूज, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। अधूरा ज्ञान मत लेना, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। इसलिए सिलेक्शन जिस बच्चे को, जिस बहन भाई को लेना होगा, वो बहुत शिद्दत के साथ पढ़ेगा, माता पिता के सपने को साकार करेगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा जीव के प्रयोग के आधार पर। उसमें अग्रस्वर लिखिए, मध्यस्वर या केंद्रीय स्वर या पश्च स्वर। विव्रत लिखिए मुख द्वार खुलने के आधार पर, अर्ध विव्रत लिखिए, समृत लिखिए और अर्ध समृत लिखिए। ठीक है, चलिए, यह उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। वीडियो को रोक लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले इसमें हेडिंग पड़ेगी अग्रस्वर। अग्रस्वर क्या है, अग्रस्वर कितने होते हैं। बहुत आसान से आपके मुंह के द्वारा ही हम सारी चीजें क्लियर करेंगे। देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का आगे का हिस्सा उठता है अग्रस्वर कहलाते हैं। मतलब जब भी आप इनको बोलेंगे तो जीव का आगे का हिस्सा सक्रिय रहेगा। मतलब जो मुखद्वार के लगभग बाहरी हिस्से से बोले जाते हैं वही दोस्तों अग्रस्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या क्या है, 4। जैसे नाम से ही पता चल रहा, अग्र माने आगे। जीव के आगे के हिस्से से जो यहां पर बोले जाएं, या जीव का आगे का हिस्सा सक्रिय रहे, या जीव के आगे का हिस्सा क्या उठे, वही अग्रस्वर है। जैसे ई, ए, ये क्या है, ये दोस्तों अग्रस्वर में आते हैं। अब जैसे अगर मैं व्यंजन की बात करूं तो आप कहते थे कि अगर का बोलना है का, तो ये बिल्कुल कंठ के अंदर पिछले हिस्से में, और अगर मुझे ई बोलना है ई, तो हम कहेंगे ई हमारा आता है आगे। इसी तरीके से हम व्यंजन में जब हम बोलते थे पा वर्ग में, तो पा वर्ग ये बिल्कुल और आगे आ जाता था। तो मतलब हमारा यह है कि जीव का आगे का हिस्सा सक्रिय है तो वो अग्रस्वर होंगे। इनकी संख्या एग्जाम में पूछी जाती है, 4 है। ए 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें कहीं पर बीच में छोड़ देगा कि ये बताओ कि इसमें से अग्रस्वर कौन सा है, तो उस तुरंत ऑप्शन को लॉक कर देना। ठीक है, चलिए, मध्यस्वर क्या होता है ये भी जान लो। मध्यस्वर तो बहुत आसान है। मध्यस्वर और वाह्य स्वर, जो पिछला स्वर है जिसको पश्च स्वर कहते हैं। मध्यस्वर को हम केंद्रीय स्वर के नाम से जानते हैं बेटा। मध्यस्वर वो होता है जिसमें जीव का बीच का हिस्सा सक्रिय रहता है। ध्यान दीजिए, जिस स्वर के उच्चारण में जीव के बीच का हिस्सा उठता है मध्यस्वर या केंद्रीय स्वर कहलाता है। अब इनकी संख्या मात्र 1 होती है, जो केवल मात्र छोटा आ है। आ। अब देखो, आ बोलोगे, जब छोटा आ बोलोगे तो आप बीच वाले हिस्से से बोलोगे, यहां से। जब आप कहोगे पूरा मुंह खोलोगे आ, तो यहां से आवाज निकलेगी। ध्यान दीजिएगा, आ बोलोगे तो यहां से, आ बोलोगे तो यहां से। अब बोल के देखो, आ यहां से निकल रही है, आ यहां से निकल रही है। तो सिंपल सी बात है कि जो मध्य से बोला जाएगा वो आपका मध्य स्वर, जो पश्च से बोला जाएगा वो आपका पश्च स्वर। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन पॉइंट नंबर थर्ड क्या है बेटा, समझिएगा। हेडिंग डालिएगा पश्च स्वर। पश्च स्वर आपको पता ही है कि जैसा नाम वैसा ही क्या होगा, जैसा नाम वैसा काम। अब देखो, पश्च स्वर का मतलब होता है, पश्च का मतलब पीछे। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव के पीछे का हिस्सा उठता है बेटा, वो क्या कहलाते हैं, पश्च स्वर कहलाते हैं। यानी पीछे का हिस्सा। जीव कहां पर है, देखो, एक तो जीव आपका जीव, जैसे ये वाली जीव है, ये जीव है, आगे का उठा था तो ए कहलाया, यहां पर उठा था तो छोटा आ कहलाया। अब ये जीव नीचे तक गई है, गले तक गई है दोस्तों, तो ये जो जीव गले तक गई है, पिछला हिस्सा है, और ये अगर पिछला हिस्सा है तो वो पश्च स्वर कहलाएगा, और अगर ये पिछला हिस्सा है तो ये सक्रिय भी रहेगा। मतलब जीव का पीछे का हिस्सा सक्रिय रहे, जीव के पीछे हिस्सा उठे, तो वही पश्च स्वर है, वही पश्च स्वर कहलाते हैं दोस्तों। जरा संख्या देख लेता हूं। संख्या इनकी 5 है। संख्या एक बार भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, आप मुंह से उसको बोल लो, रटने की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर आपके दिमाग में आ गया कि 4 ऑप्शन है, बोला कि एक ऑप्शन में ई दिया है, एक ऑप्शन में ए दिया है, एक ऑप्शन में छोटा आ दिया है, और एक ऑप्शन में दिया है बड़ा आ। अब बताओ इनमें से कौन सा पश्च स्वर है। अब आपसे पूछ लिया, अब आपको तो रटना है तो भूल सकते हो। अब ध्यान दीजिएगा कि आपने कहा कि सर पश्च स्वर, सर ने ये बताया था कि बिल्कुल पीछे का हिस्सा, बिल्कुल गले वाला हिस्सा। पश्च स्वर बताना है तो ई। मैंने कहा ई, ये तो गले से नहीं आवाज आ रही, ये तो भैया आगे से आ रही, ये ए आगे से आ रही, आ ये मध्य से आ रही, जीव का मध्य का हिस्सा। आ तो ये है हमारा पीछे का हिस्सा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी जाएगा। इनकी संख्या 5 होती है, एक बड़ा आ, एक उ, ध्यान दीजिएगा, उ और बड़ा ओ सारी गले। आप बोल के देखो, आ उ ओ ओ, ये सब देखो गले से आवाज आ रही। जो गले से आवाज आएगी वो पश्च स्वर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जीव के पीछे का हिस्सा सक्रिय रहता है ना। अब कैसे याद करोगे, पश्च को पंच कर दो, पश्च को पंच कर दो तो इनकी संख्या 5 होती है ना, 5 होती है। अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पर है, आपको जीव के प्रयोग के बोलो, यहां पर इसके आधार पर बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर। तो बोलो कॉन्सेप्ट भैया क्लियर हुआ कि नहीं, बताइएगा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो हमने कहा क्लियर हो गया। बोलो कोई दिक्कत, एनी डाउट नहीं होना चाहिए। अब बारी है मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो लिखिएगा भैया,
मुखद्वार खुलने के आधार पर स्वर के भेद चार होते हैं। एक विव्रत होता है, एक अर्धविव्रत होता है, एक समृत होता है और एक अर्धसमृत होता है। अब इन चारों में से मुखद्वार खुलने के आधार पर हम अपने मुंह से ही आंसर लगा लेंगे एग्जाम हॉल में। वो कैसे? वो देखिए ट्रिकी मेथड कितना आसान है। पहले हेडिंग पड़ेगी विव्रत। अब जरा विव्रत को हेडिंग में डाल लीजिए, मजा आ जाएगा दोस्तों। जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार सबसे अधिक खुला होता है विव्रत कहलाते हैं। अब ध्यान दीजिए कैसे याद करोगे। आप सर कहोगे कि याद नहीं होता, एक बार भूल गए, फिर एक बार पढ़ लिया, दोबारा भूल जाते हैं। हमने कहा एक बार पढ़ लो, जिंदगी में नहीं भूलोगे। बोलो विव्रत क्या है? विव्रत का मतलब है कि अधिक खुला। अधिक खुले का मतलब है कि डब्बे जैसा मुंह खुला। हमारी माताएं, हमारी बहनें घर में, अरे क्यों डब्बे जैसा मुंह खोले, बंद करो मुंह, है ना, इस तरीके से बोला जाता है। तो विव्रत का मतलब होता है दोस्तों बड़ा, डब्बे जैसा मुंह खोलना, यानी बड़ा। विव्रत का मतलब बड़ा। जब बड़ा मुंह खुलेगा वही विव्रत है। बात खत्म, बात खत्म, कॉन्सेप्ट क्लियर। विव्रत बोले बड़ा, विव्रत बोले बड़ा, यही ट्रिक है। विव्रत की ट्रिक क्या है? विव्रत की ट्रिक है सबसे बड़ा जो मुंह खुलेगा वो विव्रत कहलाएगा। और विव्रत की संख्या केवल एक होती है, जो आ होती है। याद रखिएगा, केवल आ। देखिए छोटा आ बोलोगे आ, आधा मुंह खुलेगा। बड़ा आ बोलोगे आ, पूरा मुंह खुल जाएगा। तो इसलिए इनकी संख्या एक होती है, इससे बड़ा मुंह नहीं खोल सकते आप। ठीक है, चलिए अर्धविव्रत जान लेते हैं। अच्छा, विव्रत माने बड़ा था, ध्यान दीजिए। विव्रत का मतलब डब्बे जैसा बड़ा। अर्ध माने क्या होता है? आधा। क्लियर? अर्ध माने क्या होता है? आधा। आधा बड़ा, यहीं से इसकी परिभाषा, हर पॉइंट की परिभाषा उसी में छुपी हुई है। अर्ध विव्रत का मतलब है आधा, अर्ध का मतलब आधा और विव्रत का मतलब बड़ा, मतलब आधा बड़ा। मतलब हिंदी में देसी भाषा में कहा जाए कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार विव्रत से कम खुलता है, मतलब आधा खुलता है। बोलो कह सकते हो कि नहीं? आधा खुलता है, पहले पूरा खुलता था तो विव्रत, अभी आधा खुल रहा है तो तुलना में कम खुला है, इसलिए वो अर्ध विव्रत कहलाता है। संख्या दोस्तों कोई दिक्कत नहीं पता, लेकिन हम देख लेते कौन कौन से, जैसे अ, ए, ओ, आओ। तो हमने कहा कि ये आधा है। आओ में आप ये नहीं कह सकते कि पूरा खुला। अरे आ जब कहोगे तब पूरा खुला, आओ तो ओठ गोल हो जाते हैं, इसलिए इनकी संख्या 4 है, ये नोट किए जाए। समृत भी बहुत आसान सी ट्रिक है, एकदम से आसान सी ट्रिक है, देखिए मजा आ जाएगा। एक बार हेडिंग डालिएगा समृत स्वर। समृत स्वर बेटा कौन कौन से होते हैं, एक बार हेडिंग डाल लीजिएगा फिर इसी बात पर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार सबसे कम खुलता है, क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार सबसे कम खुलता है समृत स्वर कहलाते हैं। विव्रत अर्धविव्रत का यहां पर कोई डाउट तो नहीं है? अभी तक नहीं है, वो बात खत्म हो गई। अब आ गए समृत पर और अर्धसमृत पर। समृत का मतलब बोले सबसे कम, ध्यान दीजिएगा। समृत का मतलब बोले सबसे कम। आप कहोगे साथ से सा मिला दिया, ये भी कोई ट्रिक है? मैंने कहा ये कोई ट्रिक नहीं बेटा, ट्रिक सुनो अभी बाकी है। समृत का मतलब सबसे कम, मैंने कहा सबसे कम। जैसे मुंह जो है अपने ओंठों को, दोनों ओंठों को अगर दोनों उंगली से ऊपर से और नीचे से दबा दो तो बिल्कुल ऐसा लगेगा सिल गया हो मुंह। बोलो यस या नो? तो समृत का मतलब, समृत की ट्रिक यही है कि अगर किसी बोरी को या किसी बोरे को या किसी पैकेट को आप सिल देते हो या कभी किसी कपड़े को आप सिल देते हो तो वो उसका मुंह खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। तो समृत का मतलब होता है सिला हुआ। तो आपको यही ट्रिक याद रखनी है कि समृत का मतलब सिला हुआ, कि जहां पर मुंह सबसे कम खुलता है वही समृत स्वर है। जब सिला हुआ होगा तो समृत कहलाएगा, यानी कम खुलेगा। इनकी संख्या 4। अब देखो, अब आप धीमे से बोलो, मुंह नहीं खुलेगा आपके। आप ऐसे समझो कि मेरे मुंह में चोट लगी है ना, आपके मुंह में नहीं, मेरे मुंह में समझ लो, ठीक है ना? आपके मुंह में कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए मैं बोलूंगा ई, मेरा मुंह ही नहीं खुलता है, मेरे मुंह में चोट लगी तो मैं बोलूंगा ई, है ना? मुंह नहीं खुल रहा है क्योंकि सिला हुआ है। ओ ऊ, है ना? तो हम कहेंगे कि मुंह खुल नहीं रहा है तो मतलब समृत होगा, संख्या 4 होगी बेटा। ये 4 हमारा यही ट्रिक थी, जबरदस्त। अच्छा, समृत से मुझे याद आया कि जैसे विव्रत और अर्धविव्रत, समृत और अर्धसमृत। अच्छा, अब ये मत कर देना कि समृत में हमने देखा कि सिला हुआ और आप अर्धसमृत में कम सिला हुआ, ये कम ही सिला हुआ होगा, नहीं तो आप बिल्कुल सिल दो। अरे अर्धसमृत, समृत का मतलब सिला हुआ और अर्धसमृत का मतलब आधा सिला हुआ, मतलब खुलेगा, थोड़ा सा ज्यादा खुलेगा। ध्यान दीजिएगा, समृत में कम खुलता था लेकिन अर्धसमृत में उससे ज्यादा खुलेगा, क्योंकि आधा सिला हुआ है। आधा सिला हुआ है तो थोड़ा सा मुंह ज्यादा खुलेगा, और थोड़ा सा अगर मुंह ज्यादा खुलेगा तो वो अर्धसमृत कहलाएगा। बोले सर संख्या, तो संख्या 2 होती है, एक ए होती है, एक छोटा ओ होती है, दोनों छोटे छोटे हैं, अर्धसमृत कहलाएंगे। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर? मैंने कहा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम चलेंगे अल्प प्राण महाप्राण। उसके पहले हमने क्या देखा? हमने देखा कि भैया विव्रत स्वर और समृत स्वर को देख लिया बहुत अच्छे से, ठीक है? ये हमारा कॉन्सेप्ट ये वाला क्लियर हो गया और ये वाला क्लियर हो गया, ठीक है भैया? चलिए अब हेडिंग डाल लीजिएगा, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और घोष। ये 4 टॉपिक अगर आपने पढ़ लिए और इनकी अगर ट्रिक आपने जान ली तो मैं ये कहता हूं कि आपको कोई हराने वाला नहीं है, आपको कोई हिंदी में हराने वाला मित्र नहीं है। चलिए हर शेरनी से कहना चाहूंगा, अगर आपको सिलेक्शन ईमानदारी से लेना है तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको लगता है कि करना चाहिए सब्सक्राइब, ठीक है, आपको लगता है कि हमें सिलेक्शन लेना चाहिए तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम निःशुल्क नोट्स बनवा रहे हैं। सुबह 11 बजे, रात के 8 बजे देश की नंबर 1 हिंदी हम आपको मॉक टेस्ट में दे रहे हैं, इसलिए 11 बजे सुबह आप डिटेल नोट्स लिखिए और 8 बजे रात्रि में मॉक टेस्ट लगाइए। और रात के 10 बजे जीके चल रही है, पहली क्लास स्टार्ट हो रही है रात्रि 10 बजे। अल्प प्राण व्यंजन एवं महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं? तो हेडिंग डालो, एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, उच्चारण के
अनुसार व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्वेश्चन यही से बन सकता है, ये ऑप्शन दे देगा कि कितने भागों में बांटा गया है, तो आप यहां पर दो लगा के आना, ठीक है ना। उच्चारण के अनुसार ध्यान दीजिएगा, अभी अघोष और सघोष पढ़ेंगे तो वहां पर परिभाषा अलग हो जाएगी। तो उच्चारण के अनुसार व्यंजन जो है दो भागों में बटे हैं, पहला है अल्पप्राण और दूसरा है महाप्राण। अब अल्पप्राण और महाप्राण की जब भी हम बात करते हैं तो हम उसको कैसे समझेंगे ये जानेंगे, एक एक स्लाइड में हम जानेंगे। देखिए आप सभी जानते हो कि वर्ग होते हैं, पूरे 5 वर्ग होते हैं, ठीक है, पूरे 5 वर्ग होते हैं। इस या को अगर हटा दिया जाए, का वर्ग होता है जिसमें का खा गा, यानी का, ध्यान दीजिएगा इस तरीके से अभी अलग अलग लिखा है, का खा गा घा और इंग्या होता है। इसी तरीके से चा होता है, छा होता है, जा होता है, लिखना मत, झा होता है, वहां होता है ना, इस तरीके से बता रहा हूं। तो ये 5 वर्ग होते हैं, अगर नहीं समझ में आए तो यहां से समझ लीजिएगा। 5 वर्ग होते हैं, एक का वर्ग होता है, तो का में ये 1 2 3 4 5 होते हैं। इसी तरीके से चा वर्ग है तो चार में 1 2 3 4 5 होते हैं। इसी तरीके से टा वर्ग होता है 1 2 3 4 5 होते हैं। इसी तरीके से ता वर्ग होता है 1 2 3 4 5 होते हैं। और इसी तरीके से पा वर्ग होता है 1 2 3 4 5 होते हैं। तो आप ये कहोगे कि यह पूरे 5 वर्गों में हमारे जो व्यंजन है ये बटे हुए हैं, जिसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, मैंने प्लेलिस्ट में ऑलरेडी इसको मेंशन कर दिया है, जो आप पहली वाली क्लास में देख सकते हो। चलिए, उच्चारण के अनुसार व्यंजन दो भागों में बटे हैं, एक अल्पप्राण एक महाप्राण। तो हेडिंग डाल लीजिएगा अल्पप्राण क्या होता है, अल्पप्राण हेडिंग डाल लीजिएगा। और उससे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें जो अल्पप्राण महाप्राण में प्राण शब्द जो है ये क्यों आया है। तो प्राण क्या है, तो प्राण दोस्तों हवा को कहते हैं। संस्कृत में प्राण वायु नहीं होता है, प्राण वायु, यानी हवा को संस्कृत में प्राण कहा जाता है। हम याद रखें, जिस तरीके से हम हवा लेते हैं, सांस लेते हैं अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, इसी आधार पर कम हवा से उच्चारित ध्वनि अल्पप्राण और अधिक हवा से उत्पन्न ध्वनि महाप्राण। मतलब अल्प माने क्या होता है दोस्तों, कम होता है। अल्प माने क्या होता है, अल्प माने होता है बेटा कम होता है। और महा माने क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब अल्प प्राण में कम ध्वनि होती है और महाप्राण में ज्यादा। याद रखें कि अल्प प्राण में कम और महाप्राण में ज्यादा। जहां पर हम कम हवा की उपस्थिति दर्ज कराते हैं वो अल्पप्राण, जहां पर हम ज्यादा हवा की उपस्थिति दर्ज कराते हैं महाप्राण। चलिए हम चलते हैं, देखते हैं अल्पप्राण क्या है। तो हेडिंग डालिए अल्पप्राण क्या होता है। तो नोट किया जाए, नोट क्या करोगे, नोट करो पहले कि ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है, और सारा लिखिएगा, मैं फिर आपको ट्रिकी मेथड में समझाता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी संख्या भी पूछ लेता है। और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु, क्योंकि नाम ही है अल्प, कम वायु निकलती है, उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। इनकी संख्या 20 होती है। अगर मैं बात करूं कि हर वर्ग में अल्पप्राण होगा और हर वर्ग में महाप्राण होगा, तो देखिए आपको अल्पप्राण की ट्रिक लिखनी है। आपको अल्पप्राण की ट्रिक ये लिखनी है कि आपको ऐसा पूरा एक दो है, एक क्या लिख लेना है, ऐसा पूरा चार्ट बना लेना है कॉपी में। और जब चार्ट बनाओगे तो एक अलग कलम की कलर से उसमें एक बॉक्स ऐसा मार देना है, एक बॉक्स ऐसा मार देना है, एक बॉक्स ऐसा मार देना है। और उसमें ट्रिक में ये लिखिएगा, फटाफट ट्रिक में लिखिएगा कि अल्पप्राण व्यंजन हर वर्ग के पहले, तीसरे, 5वें वर्ग के सदस्य होते हैं। यानी एक छोड़ दो, ये पहला कहलाएगा, ये दूसरा कहलाएगा, ये तीसरा कहलाएगा, ये चौथा कहलाएगा, ये 5वां कहलाएगा। मुझे बॉक्स में देखना है 1 3 5। हमने क्या लिखा है, अल्पप्राण 1 3 5 के सदस्य होते हैं। तो 1 2 छूट गया, 3 4 छूट गया, 5। अल्पप्राण पहले वर्ग के, तीसरे वर्ग के, 5वें वर्ग के सभी सदस्यों को हम अल्पप्राण की श्रेणी में रखते हैं। समझ में आया। अगर ऑप्शन में जैसे कह दिया जाए, 4 ऑप्शन दिए जाए कि बताओ इसमें से अल्पप्राण कौन सा है, अगर खा दे दिया जाए, घा दे दिया जाए, ठा दे दिया जाए, ठीक है ना, ठा दे दिया जाए ठा, और अगर दे दिया जाए का, तो बताओ अल्पप्राण कौन सा है। देखिए खा है क्या, नहीं है। घा है क्या, ये देखो घा है, यह भी नहीं है। ठा है क्या, ठा अल्पप्राण है, बॉक्स बना ही नहीं है। का है क्या, बिल्कुल का है, तो इसलिए आंसर ये हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो नोट किया जाए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्पप्राण है। नोट किया जाए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां। बार बार रिपीट करूंगा, पहला, तीसरा, 5वां, पहला, तीसरा, 5वां, है ना। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण अल्पप्राण है। ये सभी स्वर अल्पप्राण है। संख्या इनकी 20 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ध्यान दीजिएगा कि इसके अलावा चारों अंतस्थ व्यंजन भी अल्पप्राण होते हैं। ये नोट में इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लो, क्योंकि ये पहला, तीसरा, 5वां, ये भी पहला, तीसरा, 5वां, ये भी पहला, तीसरा, 5वां, इसके साथ वो भी आ जाता है, पहला, तीसरा, 5वां, पहला, तीसरा, 5वां। मेरी बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब हेडिंग डालिए महाप्राण। बहुत आसान तरीके से आप करोगे, आप कहोगे कि सर ने कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया था, एकदम से मजा आ जाएगा। जब आप जिस समय आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे या कर रही होंगी, तो वहां पर कहीं ना कहीं हमें याद करेंगे और मुझे बहुत खुशी होगी जब आपका रिजल्ट आएगा, आपका सिलेक्शन होगा जिस दिन। महाप्राण में बेटा बस उल्टा होता है, जो बचा बचाया है। जैसे पहला कट गया, तीसरा कट गया, और क्या हो गया, पहला कट गया, तीसरा कट गया, बताइए। हाँ जी,
उल्टा हो गया यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, इसको सही करवाते हैं। दूसरा और चौथा कर लेना, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो गया, मिसप्रिंट हो गया, इसको हटा देते हैं। ये क्या है, ये हट जाएगा। तो अभी क्या है, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था, पांचवा। ये तो पांचवा कट गया, तीसरा भी कट गया, पहला भी कट गया, बचा दूसरा और चौथा। तो आपको याद क्या रखना है, ये वाला वर्ग याद रखना है और ये वाला वर्ग याद रखना है। अब जरा जान लेते हैं क्या है, उसको छोड़ो अभी। वो वाला चार्ट केवल आपने ये वाला चार्ट बनाया था, देखिए कौन सा चार्ट बनाया था, ये वाला आपने चार्ट बनाया था। इसमें जो चार्ट बनाया था ये तो आपके अल्पप्राण हो गए, और बचे हुए एक ही चार्ट में आप लिख लीजिएगा, एक ही चार्ट बना रहने दीजिए, और बचा हुआ इसमें एक एरो मारिए और इसमें एक एरो मारिए, और ऊपर लिख दीजिएगा अल्पप्राण, ऊपर लिख दिया अल्पप्राण, यहाँ लिख दीजिएगा महा, यहाँ ऊपर लिख दीजिए, यहाँ पर महाप्राण, यहाँ लिख दिया महाप्राण, यहाँ लिख दिया अल्पप्राण, यहाँ लिख दिया अल्पप्राण, यहाँ लिख दिया अल्पप्राण। तो मतलब 3 लाइन अल्पप्राण की है और 2 लाइन है महाप्राण की। अब चलिए हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि क्या है। कि ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। इनकी संख्या बहुत अच्छे से आपको याद रखना है कि महाप्राण व्यंजन की संख्या 15 होती है। जरा हम जान लेते हैं महाप्राण कौन कौन से होते हैं। जैसे हमने कहा था कि का है, खा है, गा है, घा है और ये, तो हमने कहा पहला, तीसरा और पांचवा ये तो हमारे अल्पप्राण हो गए, और बचा हुआ हमारा दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग। तो ये खा खरगोश घा घड़ी, यही तो बता रहा है, खा खरगोश घा घड़ी। इसी तरीके से अगर हम चा वाले वर्ग में देखें, चा, छा, जा, झा और व, पहला कट गया, तीसरा कट गया, ये अल्पप्राण है, ये कट गया, बचा हमारा छा छाता, झा से झरना, छा छाता, झा से झरना, ये हो गया। इसी तरीके से एक और देख लेता हूँ, अच्छा फिर चलता हूँ, टा ठा डा ढा, ये कट गया, तीसरा कट गया, पांचवा कट गया, ठा ठटेरा ढा ढक्कन, यही तो है। मतलब कहने का मतलब यही है कि प्रत्येक वर्ग दूसरा और चौथा वर्ड अगर लेकर आता है तो वो महाप्राण है। और साथ ही में दोस्तों एक उत्क्षिप्त व्यंजन जिसको हमने ढा बताया था, उत्क्षिप्त व्यंजन, और चारों उस व्यंजन में हमारे सा सा हैं, ये भी महाप्राण के अंतर्गत आते हैं, ये आपको जान लेना है। चलिए अब जान लेते हैं अघोष और घोष क्या होते हैं, ये भी इसी चार्ट में समझा देंगे। थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़ा सा आपको हेर फेर मिलेगा, थोड़ा सा आपको हेर फेर मिलेगा, समझने का कष्ट करें। कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन कितने थे, अल्पप्राण और महाप्राण 2 थे। जब कंपन के आधार पर पूछा जाए तो भी 2 होते हैं, लेकिन बदल जाता है उनका नाम और उनका पूरा प्रक्रिया क्रम। एक होता है घोष, एक होता है घोष, एक होता है अघोष। याद रखिए दोस्तों, आपने कहीं कहीं सघोष भी पढ़ा होगा, तो घोष को ही हम सघोष के नाम से जानते हैं। चलिए एक चार्ट बना लो दोस्तों इसी बात पर। अब बहुत आसान भाषा में, अभी तक मैंने क्या पढ़ा था कि पहला, तीसरा, पांचवा ये क्या है, ये दोस्तों आपके हैं अल्पप्राण। बोलो सर यस, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अब मैं कह रहा हूं कि दूसरा और चौथा ये क्या है, ये है दोस्तों महाप्राण। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं अघोष और घोष को बताओ, तो पहले हेडिंग डालो अघोष, और एक चित्र इतना बना लो फटाफट, ओलम टाइप की लिख लो। अघोष व्यंजन को करने के लिए बहुत आसान सी ट्रिक है। हर वर्ग, यानी 5 वर्ग होते हैं, 1 2 3 4 5, हर वर्ग के प्रथम 2 सदस्य, यानी पहले के 2, पहले के, दूसरे के 2, तीसरे के 2, चौथे के 2, पांचवें के 2। अघोष व्यंजन की बहुत आसान सी ट्रिक है कि हर वर्ग के प्रथम 2 सदस्य अघोष कहलाएंगे, और साथ में उस व्यंजन का हा छोड़कर सा तीनों सा, हा छोड़कर तीनों सा अघोष कहलाएंगे। यह दोस्तों 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13, अघोष की संख्या 13 होती है। अघोष की संख्या 13 होती है। आप देखो आ आप लिखोगे तो आ जैसा लिखता है, ये देखिए 1 लिखा है, ये देखो 3 लिखा है, तो अघोष की संख्या 13 होती है। ऐसे आप लिख लो, तो इसको उल्टा कर दो, है ना, 13 होती है। मैं कहूंगा कि जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है, ये हेडिंग भी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि उन्हें क्या कहते हैं, कि जिनका उच्चारण करने में केवल श्वास का उपयोग होता है उन्हें अघोष कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन महाप्राण, अल्पप्राण, घोष, अघोष देता है, तो केवल श्वास का प्रयोग, तो उसमें अघोष होगा। दोस्तों संख्या मैंने बताई ट्रिक में 13 होती है। हर वर्ग के 2 सदस्य, चाहे का वर्ग, छा वर्ग हो, टाई वर्ग हो, ता वर्ग हो, पा वर्ग हो, और उस व्यंजन के तीनों सा कंडीशन है, हा को नहीं ले सकते। हा के किस में आएगा, अघोष में ना आकर सघोष में आएगा, जिसको घोष कहेंगे। यह बात दिमाग में फीड कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है, बहुत गलत बात है। नोट्स को प्रोवाइड किया जाएगा, सर्च करें टेलीग्राम ग्रुप GURUJI एक स्पेस WORD, बहुत अच्छे से स्पेलिंग डालें, सिंपल सी स्पेलिंग है, लेकिन बच्चे WORD डाल देते हैं, जिसमें ग्रुप नहीं आता है। गुरुजी वर्ड डालें, उसमें ग्रुप आएगा, ज्वाइन कर लें। हजारों बहनें, लाखों बहनें जुड़ी हुई हैं, लाखों भाई जुड़े हुए हैं। अब इसका उल्टा होता है घोष बेटा। घोष में, अघोष में क्या था, स्टार्टिंग के 2 वर्ग, यानी स्टार्टिंग के 2 सदस्य हर वर्ग के, और उसमें बचे बचाए घोष में आ जाएंगे, यानी ये हो जाएंगे 3 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, है ना, 1 2 3 4 5 5 15, तो यही हो गए। और 16 17 18 19 20, यानी यार अलावा 4 अंतस्थ आएंगे, और एक उसमें हा छोड़ के आया था, तो ये एक हा भी आ जाएगा और अंतस्थ व्यंजन चारों आ जाएंगे। तो भैया हम कहेंगे कि इसमें संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। घोष 20 होते हैं, लेकिन एक और कंडीशन है, टोटल घोष अगर पूछे जाए तो बेटा 31 होती है। क्यों, जरा जान लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का प्रयोग, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जिसमें श्वास का हो वो घोष नहीं अघोष कहलाएंगे, और जिसमें दोस्तों क्या हो, जिसमें घोष हो और उसमें नाद का प्रयोग होगा। अगर नाद का प्रयोग होगा तो वो घोष या सघोष, केवल श्वास का तो वो केवल अघोष।
दोनों कंडीशन है। घोष अघोष तो एक ही होता है, उसमें केवल नांद का प्रयोग, और अगर अघोष की बात करेगा तो उसमें केवल श्वास का प्रयोग। इनकी संख्या 31 होती है, क्योंकि 20 तो हमने यही गिना दिए, और 11 क्या होते हैं, स्वर और होते हैं, जो हम जानते हैं कि स्वर भी क्या होते हैं, सभी स्वर घोष होते हैं। नीचे एक नोट पॉइंट लिखो, नोट में लिखो कि सभी स्वर भी घोष कहलाते हैं हिंदी में। जरा कमेंट कीजिएगा कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो सारा कॉन्सेप्ट दोस्तों हमने क्लियर कर लिया। बताओ कोई समस्या, कोई डाउट होना चाहिए। हम पूरी हिंदी को 12 से 13 वीडियो में कवर कर रहे हैं, तो यह अच्छी सुविधा